अगर हिम्मत है, ब्रिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मी। आई चैलेंज दैट। वज़ारत उज़्मा छोड़ो वरना एहतजाजी तहरीक का सामना करो। मैं स्पीकर का कहना मानूंगा, वो मुझे आज निकाल दे, मैं अवाम के साथ आ जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई नौकरी पेशा हूं। अगर उससे पहले ये पाकिस्तान के अवाम की जान नहीं छोड़ते तो फिर ये लॉन्ग मार्च होगा। वो लॉन्ग मार्च क्या करेंगे, वो तो लॉन्ग मार्च क्या, वो शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। हमारे बाद फिर भी पीपल्स पार्टी आएगी तो क्या वो लिख देगी खत? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, 26 अप्रैल 2012 से पहले हमारे मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं इसलिए अब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर यह कहता हूँ कि अब वो पाकिस्तान के सजा याफ्ता वज़ीर-ए-आज़म हैं। आपने इस मोन्टाज के अंदर देख लिया होगा कि हमारे मुल्क की सियासत का टेम्परेचर कितना बढ़ गया है और किस स्टेज पर है। हमने पेस तो सेट कर दी है यहाँ पर, अब देखते हैं कि आगे चल के इस प्रोग्राम में कौन कौन सी आपस की बातें निकलती हैं, क्योंकि सेठी साहब के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद प्रोग्राम की शुरू करने से पहले मुझे नहीं पता होती, या एट टाइम्स ऐसी बातें होती हैं जो सेठी साहब रिवील नहीं करते हैं और प्रोग्राम के अंदर रिवील करते हैं। सो सेठी साहब, आई एज्यूम कि आपके पास बहुत सी आपस की बातें हैं जो कि आज आप हमारे व्यूअर्स के साथ एज यूजुअल शेयर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फलाना इज ऑन दी ऑफेंसिव, तो प्राइम मिनिस्टर साहब आजकल ऑफेंसिव पे हैं, बड़े ज़बरदस्त शॉट्स लगा रहे हैं और मियाँ साहब भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं शॉट्स वगैरह लगाने की। मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की कुछ सिलेक्टेड पोर्शन हैं, कुछ बातें हैं जो उन्होंने एक आध दिन पहले कहीं फिर आज कहीं, तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा वो क्लिप सुन लें, मियाँ साहब को सुन लें, तो ज़रा पेस सेट हो जाए, क्या एक्चुअल कोर क्या है उन बातों का। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर साहब की कुछ बातें ज़रा सुनिए। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत अदलिया डिस्क्वालीफाई कर सके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को। चलें भिजवा देते हैं, तो मैं ना मानूंगा, वो मुझे आज निकाल दे। अगर चार्ज सिविल है और फैसला क्रिमिनल आ रहा है तो ये तो अब कौम जज करेगी कि आया कि हम दुरुस्त हैं। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त वो सर पीट रही है, ये किस किस्म का फैसला आ गया है। हम एहतराम करने के बावजूद भी हम अपील में जाएंगे। जी सेठी साहब, ये वो बातें हैं जिन्होंने अपने उनके खिलाफ जो फैसला आया उससे मुतल्लिक कहीं। अब आज सेनेट के अंदर भी मौजूद थे, मैं चाहता हूँ वो भी आप सुन लें। नाज़रीन, पूरे हाउस को पता है और आपको भी मालूम है, आई एम नॉट द टारगेट, आई एम एब्सोल्युटली नॉट द टारगेट। अब जो इस वक्त जो इशू है दैट इज एनआरओ, आई एम नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ द एनआरओ, then why pick on me? Why I am being made the target? उसकी रीजन है, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं आइन को प्रोटेक्ट ना करूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट ना करूं, आई एम द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द कंट्री। मुझे तो अभी 30 सेकंड की सजा जैसे ही सुनाई गई और उधर से ऐसे आवाज आई कि ही शुड रिजाइन, तो मैं दो कोर्टों को तो नहीं मान सकता। एक यहां अदालत लगी हुई है और एक शरीफ कोर्ट्स लगे हुए हैं, दो कोर्ट्स का मैं सामना कर रहा हूं। तो आई सॉरी टू रिफ्यूज टू लिसन टू शरीफ कोर्ट्स कि वो अगर मुझे कोई डिक्टेट करना चाहें, मैं उनकी डिक्टेशन नहीं मानता। कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश ना करें। ये तो आप इंप्रेशन ये देना चाह रहे हैं कि एज इफ कोर्ट इज डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर डिजायर्स। अगर मेरा डिनोटिफाई हो जाता है तो मैं आराम से घर चला जाऊंगा, मुझे मुल्तान का रास्ता दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर एक चीज मैं बता दूं, जिस पे मैं हाथ रखूंगा वही बनेगा उस वक्त, ये नहीं होगा कि इनके कहने पे बनेगा। जी सेठी साहब, सो मूड बड़ा क्लियर है
गिलानी यार आप बस करो, तुम इतना कुछ दिखा चुके हो, अभी और कुछ दिखाना है? नहीं, वो आगे चल के दिखाऊंगा। मियां साहब का क्या रिस्पॉन्स है? गिलानी साहब ने अपने जो उनके खिलाफ फैसला आया उसके हवाले से, फिर ऑब्वियसली सियासत की रिपरकशंस के हवाले से, व्हाट डू यू सी? गिलानी साहब क्या है, मतलब इज डिगिंग इन हील्स के बस अब नहीं मुनीब देखिए, आपको पता, मैंने कोई महीना दो पहले कहा था कि अब फैसला गिलानी साहब ने कर लिया है कि अगर जाना है तो धड़ल्ले से जाना है, और अगर रहना भी है तो धड़ल्ले से ही रहा जा सकता है, और चूहा बन के नहीं रहा जा सकता। और उन्होंने जहनी तौर पे तैयारी की हुई है। अब जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, अब देखिए ना, वो कह रहे हैं एक दफ़ा तो मेरी आपने कंटेम्प्ट कर दी, अब और कितनी दफ़ा करेंगे आप? ऐसी है ना, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, एक कोर्ट इधर एक कोर्ट उधर। तो अर्ज ये है कि अब मेरा ख्याल है गिलानी साहब हैज गॉट नथिंग टू लूज। मैक्सिमम मैं समझता हूं कि गिलानी साहब की ये कोशिश होगी कि एक बजट वो और पास कर दें ताकि रिकॉर्ड 5 बजट्स पास हो जाए, लॉन्गेस्ट सर्विस प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ताकि वो एक एस्टैब्लिश हो जाए, विच इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो बाय द वे, कि अच्छा है ये चीज़ हो जाए। अब 1 महीना रह गया मैक्सिमम, महीना तो वो मतलब है कि कानूनी तौर पे खींच सकते हैं। अगर आप कल जजमेंट जिसकी वो बात करते हैं कि जी डिटेल जजमेंट आ लेने दें, आप वाई आर यू जंपिंग द गन मियाँ साहब? इमरान खान कहते हैं कि जजमेंट आने दें, फिर हम देखेंगे हमने क्या फैसला करना है। अगर इमरान खान साहब कैन होल्ड हिज हॉर्सेस, तो मियाँ साहब को क्या जल्दबाजी है कि वो पहले ही फैसले कर बैठे। तो लेट द जजमेंट कम। जजमेंट में बेस्ट केस सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो। बेस्ट केस सिनारियो ये है कि 63(1)(g जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं होगी और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर सिर्फ इखलाकी तौर पे एक इशू रह जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, ऐसे ही है ना। और अगर वाज़े तौर पे उन्होंने कह दिया कि आपके ऊपर वो भी अप्लाई करता है जो जिसके साथ आप डिस्क्वालीफाई होते हैं और आप फारग हो चुके हैं, सिर्फ कंटेम्प्ट में सजा नहीं, दूसरी चीज़ भी वो वाजे कर देते, तो फिर अपील तो है ना यार, उसको तो आप टेक अवे नहीं कर सकते, कोई भी टेक अवे नहीं कर सकता। अच्छा, मैं आपको बताऊं क्यों प्राइम मिनिस्टर इतने कॉन्फिडेंट हैं। अब प्लीज मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आने से पहले मैंने सोच रहा था, तो चिड़िया ने आके कान में एक खबर दी, मैंने कहा यार ये तो मुनीब ने मुझे बताया ही नहीं। आमतौर पे वो लीगल इश्यूज तो आप थोड़ा बहुत मुझे ट्यून अप करते रहते हैं ना, तो यू आर द लीगल एक्सपर्ट, जिसे कहते हैं यू आर माय लीगल ठीक है ना। तो मुझे एक बड़ी दिलचस्प आई ये बात कि अपील में क्या होता है, किस किस्म का बेंच बनता है जब अपील होती है? ऑब्वियसली लार्जर बेंच होता है। लार्जर बेंच। ये बेंच कितने का था? ये बेंच में तो 5 मेंबर बेंच। ये 5 था या 7 था? 5 या 7 मेंबर बेंच था। ऑब्वियसली इससे बड़ा बनेगा ना, 7 मेंबर, इससे बड़ा बनेगा। तो फिर 8 का बनेगा, 8 का बन सकता है, 9 का बन सकता है, 10 का, मिनिमम 8 का बनेगा। एक तो ऑब्वियसली 7 प्लस 8 कितने हुए? 7 प्लस 8 बन गए ना आपके 15। और एक जज लैंड किया हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना हुआ है इस वक्त एक्टिंग, 16 हो गए। ऐसे ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इतना बड़ा बेंच बने, 10 मेंबर्स का बन सकता है। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, जरा इंतजार फरमाइए ना, मेरी गुगली आ रही है। अच्छा, मिनिमम तो 8 का चाहिए ना? हाँ बिल्कुल 8 का चाहिए, और 8 के 8 नए होने चाहिए लोग। 7 निकल गए, 8 रह गए, 15। एक जो है वो लगे हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाँ, तो 16 ही है ना इस वक्त, 17 तो है ही नहीं, एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी, सही। तो 16 का बेंच है ना, एक वैकेंसी है ना, ठीक, ऐसे ही है ना। तो अर्ज ये है कि इस वक्त एक वैकेंसी है, 16 है, जिसमें से एक ऑलरेडी, तो दैट्स अ टच एंड गो सिचुएशन। अब रिक्वेस्ट आई हुई है कि 3 एड हॉक जजेस लगवाने हैं, जो मेरी इतला के मुताबिक इट्स नॉट गोइंग टू बी सो इजी कि आप एड हॉक जजेस लगा लें, क्योंकि एड हॉक जजेस का भी पूरा एक तरीका है एड हॉक जजेस लगाने के लिए। हाँ, उसकी है। और एक एक्टिंग जज भी की रिक्वेस्ट आई हुई है कि बंदयाल साहब को एक्टिंग जज ऊपर पुल अप कर लिया जाए ताकि ये वैकेंसी जो है वो फिल अप हो जाए। हाँ। मगर उसके अंदर भी एक प्रोसीजर है, तो गवर्नमेंट की कोऑपरेशन के साथ, नेचुरली तो इतना आसान नहीं होगा ना ये सारे काम करने। वुड यू एग्री विद मी? नहीं, डेफिनेटली ये एक प्रोसीजरल मैटर है ना, बेशक कर भी दे कमीशन। दूसरी बात ये है कि क्या एक एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तवक्को करना कि इतनी अहम जजमेंट वो अब आगे जाके दें, क्योंकि ये जो भी छोटा मोटा हुआ है ना, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तरफ वो एक छोटा मोटा तीर चला है वहां से, ऐसे ही है ना, वो जिसके आज क्लैरिफिकेशन आई कि वो प्रोसीजर्स के मुताबिक था, प्रोसीजर के मुताबिक था। कल को वो पार्लियामेंट
वो धमकी दे रहे हैं ना कि हम जी प्रिविलेज मोशन लाएंगे इसके खिलाफ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रिविलेज मोशंस भी बड़े पावरफुल होते हैं, ये धर लेते हैं लोगों को। मुझे एक दफा बुला लिया था पार्लियामेंट ने, पता है आपको? अच्छा, 20 साल पहले मुझे एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कमेटी ने बुला लिया था कि आपने तौहीन की है हमारी, माफी मांगे नहीं तो। खैर वो मुकमुका हो गया, माफी नहीं मांगनी पड़ी और कुछ जिसे कहते हैं मरम पट्टी हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है कि ये विदाउट द स्पीकर्स कंसेंट ये चीज को आगे लेके जाना। तो अगर तो वाजे तौर पे अपील में जाएंगे तो अपील के अंदर ठीक ठाक टाइम लगेगा। एतजाज एहसन साहब ने क्लियर कर दी है बात कि आप चार्जेस जो हैं वो फ्रेम नहीं हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक महीने में बात खत्म होने वाली नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली वंस द बजट हो जाएगा तो मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब बजट में प्रिसाइड करेंगे। उसके बाद तुम सोचो जून का महीना आ गया, फिर बजट डिबेट शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की फाइनल डिस्क्वालिफिकेशन जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट फुल लेंथ जाता है और सब चीजें हो जाती हैं और स्पीकर जाहिर है फिर एक स्टेज ऐसी आती है, हो सकता है आप कहें कि नहीं जी फिर भी स्पीकर बैठ सकता है या बैठ सकते हैं। मैं कहता हूं चलें वो मानते हैं कि जी वो आ जाता है और फिर स्पीकर रास्ते में रुकावट नहीं क्रिएट करता और ये आगे इलेक्शन कमीशन के पास हो जाती है डिस्क्वालिफिकेशन। मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर अगर वो स्टेज आएगी ना तो ये खुद ही रिजाइन कर देंगे उस स्टेज से पहले। ये हाई मॉरल ग्राउंड ले लेंगे कि मैं तो बजट कंप्लीट करना चाह रहा था, मैं तो वैसे ही प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना चाहता आफ्टर दिस। वो मैंने कहा था मॉरली, बट मैं चाहता था वी शुड गो थ्रू द लीगल प्रोसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दूसरी बात ये कि ये मामला वहाँ ख़त्म नहीं होता। ये अगर गलत फहमी है मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि अगर इनका ख्याल है कि ये प्राइम मिनिस्टर जाने के बाद इनको नई इलेक्शन मिल जाएगी फौरी तौर पे, तो ये गलत फहमी है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल तैयार है और वो भी सर देने के लिए तैयार है और उसके इशारा आपको आज मिल गया फ्रॉम यूसुफ रज़ा गिलानी। और तीसरी बात मैं आपसे ये कहूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे और वो चौधरी निसार को टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी अप्रूवल के बगैर नया बंदा लग नहीं सकता। ऑब्वियसली मीनिंगफुल कंसल्टेशन। अब मेरा ख्याल है अगले 1-2 दिन 3 दिन में 4 दिन में आप देखेंगे नाम तो फ्लोट हो गए ना, नाम 3 जो है ऑफिशियली आ जाएंगे। वो तो आ गए ना, हो गए 3 हो गए, लेकिन गेन जो है वो चौधरी साहब के, लेकिन चौधरी साहब ने कह दिया है कि जी अब इस बातों की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो वो रहे ही नहीं है, तो अब उनकी तरफ से जो आए गए नाम है उनकी क्या अहमियत है। तो बस फिर अगर प्राइम मिनिस्टर की अहमियत नहीं है तो फिर इसका मतलब है वो इलेक्शन कमिश्नर भी जो है वो भी डेडलॉक हो गया वहां पर जाहिर बात है वो एक्टिंग चलेंगे। तो एक्टिंग वहां चलेंगे और एक्टिंग की जजमेंट टू डिस्क्वालीफाई प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट इस तरीके से निकालना ये नहीं जाएगी। और मेरा ख्याल है इनका ये फैसला है कि अगर आप लोग लॉन्ग मार्च पे उतर आते हैं तो सो बी इट। अच्छा, इसकी फिर लॉन्ग मार्च के जो नतायज होते हैं ना मुनीर, वो जो लॉन्ग मार्च करते हैं ना वो उनको नहीं मिलते, फिर वो कोई और होता है। याद हो ना आप तैयार हों बाहर जाने के लिए, ये तो तैयार नहीं है ऐसे। और मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक है उनमें ये बातें बड़ी उनको पसंद आ रही हैं। मैंने बहुत से लोगों से ये चेक किया है, ये मुल्तान वाली बात कि वहां जो सीट जीते हैं, कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी का जो वोटर है ना वो थोड़ा सा जाग उठा है, वो रैली राउंड कर रहा है टू द पार्टी। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मियां साहब ने भी आज फिर कुछ बात कही है, शायद आप मुझे दिखाना चाहेंगे, मैं उस पर भी तबसरा करना चाहूंगा। नहीं, मैं वो दिखाऊंगा आपको। एक बात बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है साहब, अभी आपने कहा कि मियां साहब को क्यों जल्दी है। मियां साहब को शायद इसलिए जल्दी है क्योंकि वो एक बड़ी वैलिड उनका आर्गूमेंट है। वो कहते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत डिस्क्वालीफाई उनको किया, शहबाज शरीफ साहब को किया गया, पंजाब गवर्नमेंट ख़त्म की गई, गवर्नर्स रूल लगा, नवाज शरीफ साहब के जो डिस्क्वालीफिकेशन का फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया, तो ना कोई प्रोसीजर फॉलो हुआ, ना स्पीकर के खिलाफ स्पीकर को कोई भेजा गया रेफरेंस, ना हैंस इलेक्शन कमीशन के पास गया कुछ मामला, तो वो तो विद इन फ्यू मिनट्स हो गया। तो वहाँ किसी ने कानून को भी फॉलो नहीं किया। तो ये जब अपने में बारी आई है गिलानी साहब की, तो अब वो सारे कहते हैं नहीं कानून फॉलो करेंगे। तो मियाँ साहब को ये लग रहा है कि भाई अगर वहाँ हमारे साथ ये हुआ था तो यहाँ क्यों नहीं होगा। हम अगर फिर दूसरी तरफ भी कानून की बात होती है, वो कहते हैं कि हमारे से पुराने कंटेम्प्ट के केसेस पड़े हुए हैं, उनको तो आप निकाल नहीं रहे हैं। हमारे से पुराने जजों के खिलाफ केसेस पड़े हुए हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस पड़े हुए हैं, 3 नवंबर के पड़े हुए, 3 नवंबर के पड़े हुए, तो उनको तो आप देख नहीं रहे हैं। तो फिर ये जब बात है ना, इन्हों कहते हैं तू मैं कि आपने ये किया होगा ना आपने। अब ये रहमान मलिक साहब ने क्या किया, इन्होंने जरदारी साहब के केसेस और जो जिनका ताल्लुक एनआरओ से है, पता कब के लगे हुए, 1997 15 साल हो गए। ठीक है, 15 साल हो गए, बिल्कुल हो गए। और जो रहमान मलिक ने अब जो निकाल के चार्जशीट मियां साहब के खिलाफ खड़ी कर दी है वो 18 साल पुरानी है।
जो रहमान मलिक साहब ने इन्वेस्टिगेशन की थी ना 94 में, तो वो उन्होंने आज चार्जशीट सारी निकाल दी है। और वो तो ये बात रुकती कहाँ है फिर? मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ कहते हैं कि ये कानून की बालादस्ती नहीं करते और ये करप्ट है। वो कहते हैं इन्होंने पहले नहीं की और ये पहले के करप्शन के केसेस पड़े हुए इनके। ये दोनों फोर्सेस, मेन स्ट्रीम पार्टीज, मैं अगर इमरान खान हूं ना तो मैं हंस हंस के मर जाऊं कि अच्छी बात है आपस में लड़ रहे हैं, इसका नेट फायदा जो है वो इमरान खान साहब को हो रहा है। और मैं ये भी कहता चलूं कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक सारे पाकिस्तान में है और वो 5 to 10% ऊपर नीचे होता है। मुस्लिम लीग स्प्लिट हो जाती है जैसे पहले हमने देखा, और अब इमरान खान साहब इज अ थ्रेट टू द मुस्लिम लीग अर्बन एरियाज में, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पंजाब। इसलिए अगर जरदारी साहब डट गए हैं तो वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत डटे हुए हैं। और मियाँ साहब ये जो बात को आगे ले जा रहे हैं टुवर्ड्स लॉन्ग मार्च, ये मैं आपको बता दूं कि ये लॉन्ग मार्च के लिए सिर्फ इमरान खान साहब की ज़रूरत नहीं होगी, उसका सारा फ़ायदा इमरान खान साहब को जाएगा। ब्रेक का वक्त है। मैं सिर्फ ये कहूँगा इस लॉन्ग मार्च में ना दिफा पाकिस्तान इनके साथ जाएंगे ना रिलीजियस पार्टीज जाएंगी। अच्छा, दैट्स द क्वेश्चन। ये सर साहब बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे मियाँ साहब ने जो बात की है उसमें कितना दम है और ख़ास तौर पे क्या फ़र्क था एक दिन पहले जो मियाँ साहब ने स्टेटमेंट दी, आज जो दी, उसमें क्या कोई फ़र्क है? क्योंकि मुख्तलिफ कॉमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि फ़र्क है। अब वो फ़र्क क्या है उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन सवाल जो पहले उठाया था ब्रेक से, सेठी साहब एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर चलें ठीक है 7 जजेस तो जिन्होंने प्रिंसिपली ट्रायल किया, 8 जजेस तो फिर भी बच जाते हैं ना, तो बेंच तो बन सकता है। नहीं, मैं ये बात मतलब अपील का बेंच तो बन सकता है। मैंने इशारा आपको कर दिया था कि देखें 8 जज का बेंच टेक्निकली तो बन सकता है, मतलब अपील का प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं, मगर ये हो सकता है। मैंने यही बात छोड़ दी थी, मैं बात थोड़ी आगे ले चलता हूँ। अब ये हो सकता है उन 8 में से एक आध जज ये समझे कि ऑनरेबल जज साहब ये समझें कि शायद मेरी रिश्तेदारी है और मुझे इस बेंच पे नहीं बैठना चाहिए, मेरी जजमेंट अफेक्ट हो सकती है, अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया जाए। होता है ना ऐसा? हाँ, नहीं जजेस करते हैं, जजेस करते हैं। तो अब ये जो इतनी नैरो मार्जिन है ना कि एक भी अगर उन 8 में से जज ये कह दे कि मैं नहीं चाहूंगा कि मैं बैठूं इस बेंच, तो बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। अगर बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता तो अपील नहीं सुनी जाएगी नेचुरली। तो अगर अपील नहीं सुनी जाएगी तो फिर कैसे कानून आगे बढ़ेगा? क्योंकि वो तो हक है उनका। तो ये अगर दोनों तरफ से, अगर मियाँ साहब की तरफ से चौरी निसार उनके साथ बैठ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बिठाते तो फिर ये कहेंगे हम आपके साथ बैठ के नए जजेस नहीं लगाते। ठीक, तो वो जो 2 वैकेंसीज हैं, वैकेंसी तो एक है ना, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है ना। जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बैठेगा तो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर वापस नहीं जाएगा, जो कि अब हालात में नहीं लग नहीं रहा। मतलब और ये हो नहीं सकता कि जो साहब इधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं वो फिर वापस जाके एक और बेंच पे भी बैठ जाए गवर्नमेंट के खिलाफ, तो हो नहीं सकता ना, वो तो बड़ा मसला बन जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दोनों साइड्स जो हैं, नून और पीपीपी, इन्हें एहसास होना चाहिए कि ये हेल्प नहीं कर रहे, ये डेडलॉक बढ़ता जा रहा है और जुडिशरी राइट इन द मिडल फंसी हुई है। और मैं ये समझूंगा कि ये ऐसा वक्त है कि पॉलिटिकल सियासी जमातों को भी और जुडिशरी को भी सबको एहसास होना चाहिए कि इस चीज़ को उस जगह पे लेके जाना है जहाँ से आगे हम सब बढ़ सकें और नेशनल इंटरेस्ट में हो। मैं ये समझता हूँ कि अगर बजट हो जाता है और उसके और ये अगर अब ये डेडलॉक होता है, मैं समझता हूँ बेंच नहीं बनता, अपील जो है लॉज नहीं होती, तो फिर यही होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, ये एहतजाज ही करेंगे ना, एहतजाज करेंगे ना। ठीक, तो एहतजाज की 3 स्टेजेस मेरा ख्याल है कि पहली स्टेज ये है कि जी असेंबली में हम वो नहीं आने देंगे, शोर शराबा होगा, ठीक है। दूसरी स्टेज ये है कि हम रिजाइन कर देंगे। रेजिग्नेशन तो बहुत, इट्स इवन मोर डेंजरस दैन लॉन्ग मार्च। उसकी वजह यह है कि जब रेजिग्नेशन होगा तो ये पंजाब भी खाली हो जाएगा ना। ये तो नहीं होगा कि इस्लामाबाद में रेजिग्नेशन होगा, यहाँ रातों रात फारग हो जाएंगे ये पंजाब में इनकी गवर्नमेंट, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट 2 चीज़ों के ऊपर एग्जिस्ट करती है। नून की गवर्नमेंट एक स्टे ऑर्डर है जो कि 4 साल में वकेट नहीं हुआ,
ऐसी बात है ना मुनीब, वो जो चीफ मिनिस्टर का जो बात है उसकी जो कि इस सीट से ये उस सीट से, ऐसे है ना कि नहीं? वैसे उसका डिटेल जजमेंट आ चुका है, वो उसमें क्या लिखा है? उसकी डिटेल जजमेंट आ चुकी है, लेकिन वो दैट स्टे लॉन्ग, इट्स स्टिल अ स्टे ऑर्डर। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट। दूसरी चीज ये है कि ये इनके पास मेजोरिटी नहीं है यहाँ, इनको मेजोरिटी मिली हुई है, सिर्फ पीपल्स पार्टी इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं चला रही, और क्योंकि जो बाकी लोग इनके साथ ज़हनी तौर पे अखलाकी तौर पे इनके साथ हैं, वो क्यों के लोग हैं, वो तो फ्लोर क्रॉसिंग में मारे जाते हैं। तो फिर ये क्या कहेंगे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और वो जो फ्लोर क्रॉसिंग है वो स्पीकर जो है आगे रेफरेंस नहीं भेज रहा, तो उधर कहेंगे कि ये स्पीकर नहीं भेज रहा, यहाँ अपना स्पीकर नहीं भेजेगा, तो ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए फिर यहाँ से भी जाना पड़ेगा। जब हुकूमत का जोर साथ नहीं होगा, यहाँ गवर्नेंस रूल लग जाएगा ना। जब पंजाब हुकूमत साथ नहीं देगी तो लॉन्ग मार्च इतना आसान नहीं है। ये वो लॉन्ग मार्च नहीं है जजेस की रेस्टोरेशन में, जिसके अंदर सारी की सारी सोसाइटी जो थी वो जजेस की रेस्टोरेशन के ऊपर लगी हुई थी अक्रॉस द पार्टीज। यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है और उस वक्त उसका रवैया और होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक मोड़ पे चली जाएगी बात, और उसमें सबका नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये जो आपने भी बात छेड़ी साहब, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो जिस प्रोसीडिंग्स की आप बात करें, वो प्रॉब्ली शायद और ज़ईक साहब की एक पिटिशन भी है जिसकी आज तक सुनवाई नहीं हुई। जी, उसी की बात कर रहा हूँ। वो PP10 और PP, जी उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। वो अभी स्टे ऑर्डर है उसके ऊपर, वो अभी वो सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि 2 सीटों से ये जीते थे। एक जहाँ से रिजाइन करना था वहां से नहीं रिजाइन किया, दूसरी से कर दिया। exactly। टेक्निकली स्पीकिंग ये नहीं कर सकते, तो वो और वो इसीलिए पीपल्स पार्टी कहती है ना कि वो एक स्टे ऑर्डर पे आप जो मतलब जुडिशरी फैसला नहीं कर पा रही। exactly। फैसला तो क्लियर कट है ना, लीव ग्रांट हुई हुई है, तो लीव ग्रांट हुई हुई है, 4 साल से जजमेंट नहीं आ रही। तो वो जब ये कहते हैं कि जी एक तरफ फास्ट ट्रैक, दूसरी तरफ ये, तो बहुत से लोग पीपल्स पार्टी वाले सपोर्टर्स वो कहते हैं यार बात में तो वजन है। आप और मैं तो हम तो चाहते हैं कि जी सिस्टम मूव करे, जुडिशरी की तौहीन ना हो, अदालतें चले, और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर 30 सेकंड के लिए भी कन्विक्ट हो गए तो इखलाकी तौर पर अब वक्त आ गया इनको घर जाने का। मगर हम तो सियासत नहीं कर रहे ना, हम तो प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं ना, हम तो कमेंट कर रहे हैं ना, और कमेंट और प्रिंसिपल्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं ना। मगर बात यह है कि ना मियां साहब प्रिंसिपल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ना गिलानी साहब प्रिंसिपल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई भी प्रिंसिपल्स के ऊपर बात नहीं कर रहा। अच्छा, एक बात अब मियां साहब को जरा आप सुन लें कि मियां साहब क्या कह रहे हैं, और ये कि फ़र्क क्या है मियां साहब की एक आध दिन पहले की बात का और आज का जो उनका रिजॉल्व है, क्या वो ज़्यादा मजबूत है? नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानो, वजारत उज़्मा छोड़ो, वरना एहतजाजी तहरीक का सामना करो। इमरान खान साहब से भी रब्ता करेंगे, हम जमात इस्लामी से भी रब्ता करेंगे, हम मौलाना फजल रहमान साहब से भी रब्ता करेंगे, और मैं बताऊं ये भी कि यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के असली जानशीन जो, उनसे भी रब्ता करेंगे। मैं नाहिद खान साहब से भी रब्ता करूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर ये फैसला करना था तो शायद एक हफ्ता इंतज़ार कर लेते 2 बातों के लिए। अच्छा, एक ये कि इसको इतना सख्त ऐलान करने से के बजाय पहले ये कि डिटेल जजमेंट की इंतज़ार कर लेते, बड़ी इनकी पोजीशन बड़ी क्लियर हो जानी थी। दूसरा ये कि जिनकी ये बात कर रहे हैं कि मौलाना को भी साथ लेके चलूँगा और फलाने को भी साथ लेके चलूँगा, इमरान खान साहब से बात करें, ज़रा पूछ तो लेते कि वो आपके साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। नहीं, मतलब इमरान खान साहब का तो इशू नहीं है ना, मगर क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि वो नेट गेनर होंगे इसमें से, तो वो तो हमेशा हाथ लगाएंगे, आइए जी सड़कों पर आए। लेकिन उन्होंने आज उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि हम पहले 2-3 दफ़ा मियां साहब के जो स्टांस है उससे डसे हुए हैं, लिहाजा हम तो जी विल थिंक ट्वाइस, और ये कि मियां साहब पहले इस्तीफे दें, तो वो कंडीशनल होगा। लोग नहीं, मगर मियां साहब ने भी ये बात तो रख दी है ना कि पहले एहतजाज होगा, फिर इस्तीफे होंगे, फिर लॉन्ग मार्च, हाँ, तो लास्ट ऑप्शन है। मगर मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बेहतर होता कि ये पहले जिन लोगों से इन्होंने बाद में रब्ता करना है कुछ पहले पूछ लेते उनसे, क्योंकि उनमें से एटलीस्ट मौलाना फजल रहमान का तो इंटरेस्ट जो है वो कुछ हद तक जरदारी साहब के साथ है ना। वो और बात है कि अब जाके मौलाना ने अलायंस किसके साथ बनाना है, मौलाना ने अलायंस नवाज शरीफ साहब के साथ बनाना है या MMA फिर बननी है, क्या होना है क्या नहीं होना, तो ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। एक बात सही साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज बहुत से लोगों ने उसको ट्वीट भी किया है, लोग पूछ भी रहे हैं कि मियां साहब कभी भी ये एहतजाज वगैरह होगा लेकिन इस्तीफे कभी नहीं देंगे, क्योंकि मियां साहब की पार्टी नेशनल असेंबली में भी, यहाँ पंजाब में भी लूज़ कर जाएगी वो पोजीशन, जिससे वो फिर केयर टेकर सेटअप में उनका फिर एक शेयर होगा, नेचुरली उनकी से होगी। अगर वो असेंबलियों से निकल गए तो फिर बात खत्म। मैं यही तो मसला है ना, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है ये। अगर वो असेंबलियों से निकल गए और वहाँ एक नई इंटरिम गवर्नमेंट बननी पड़ी तो वो तो जो कानून के मुताबिक तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? वो 2 मिनट में मौलाना को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना के ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट बना लेंगे जिससे मौलाना जो है शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा। तो ये
सारी बातें मियाँ साहब को पता है। मेरी ये व्यू है कि मियाँ साहब लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते। मियाँ साहब बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में हैं। एक तरफ मियाँ साहब की कंस्टिट्यूंसी जो है वो कह रही है कि पै जाओ, बहुत हो गया। दूसरी तरफ मियाँ साहब इज रियलिस्टिक, ऐ ना हो कि पैंदे पैंदे कोई और ना सानू पै जाए और साढ़े हथों गेम ही ना निकल जाए। जैसे अभी आपने कहा कि अगर ये असेंबलियों में नहीं होंगे और वो गवर्नेंस रूल लगा देते हैं और असेंबलियों में नया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और बड़े बड़े ऐसे लोग खड़े हैं जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के लिए तैयार हैं, और उनके साथ बैठ के फिर अगला सारा इंतजामिया करें, फिर ये कहाँ जाएंगे? फिर कानून के मुताबिक होगा ना, आइन के मुताबिक होगा। तो ये गेम नहीं खुली छोड़ी जा सकती कि जरदारी साहब अब धंधनाएं कि ठीक है जी आपने कानूनी कार्रवाई की, हम भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम एक प्राइम मिनिस्टर को सैक्रिफाइस करते हैं, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ले आते हैं और उसके बाद अपने तौर पे जो हमने बनाना है वो बनाते हैं, उस किस्म की एक केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर द इलेक्शंस। फिर पंजाब में भी बनाएंगे और वहां भी बनाएंगे। तो मियाँ साहब ये इट वुड बी बैड पॉलिटिक्स, बैड पॉलिटिक्स, क्योंकि लॉन्ग मार्च और इस किस्म की स्ट्रीट एजिटेशन वो बेसिकली मैं आपको बताऊं ये अर्बन फिनोमेनन है, ये रूरल फिनोमेनन नहीं है। अर्बन फिनोमेनन में ये इमरान खान साहब का फायदा होगा अगर कुछ हो, किसी का भी होता है, उसमें आप देखेंगे नौजवान लोग आएंगे और ये इमरान खान के झंडे ज्यादा होंगे, मियाँ साहब के कम होंगे। ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अगर ऐसे हो गया तो इसका सारी मियाँ साहब की पॉलिटिक्स के ऊपर असर पड़ सकता है। जैसे इमरान खान ने एक जलसा लाहौर में करके हिला दिया था सबको, तो ये ना हो कि ये मौका इमरान खान साहब के हवाले कर दे, क्योंकि लॉन्ग मार्चेस अर्बन लोग करते हैं, रूरल लोग नहीं करते। और लॉन्ग अर्बन एरियाज में इमरान खान साहब की नौजवान तबका जज्बाती गुस्सा और उन दोनों के खिलाफ गुस्सा, और ये ना हो कि लॉन्ग मार्च हो रहा हो और एक तरफ वो जरदारी के खिलाफ नारे लगा रहे हो, दूसरा मियाँ साहब के खिलाफ नारे लगा रहे हो, और विच इज पॉसिबल, वो होता है इस किस्म के अलायंसेज में। ये है कि दोनों साइड्स कोशिश करती है कि इनिशिएटिव हम ले लें। हमेशा हर किस्म की जदोजहद जब होती है, जब मिलके करते हैं दो जिनके इंटरेस्ट फाइनल स्टेज पे आके अलग होने होते हैं, वो हर स्टेज पे कोशिश करते हैं कि इनिशिएटिव अपने हाथ में रखा जाए, ये ना हो कि उसको इनिशिएटिव दे दिया जाए। तो ये लॉन्ग मार्च ऐसे कामयाब नहीं हो सकती। सोचना चाहिए ये आखिरी स्टेज है। मैं समझता हूँ उस स्टेज से पहले तो वो स्टेज नहीं आएगी, और अगर वो स्टेज आती है उससे पहले जरदारी साहब के पास कार्ड्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बड़ा कुछ है उनके पास। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे आपकी कॉल्स लें और एक अहम पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। पास साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी आपकी कॉल्स लेंगे, लेकिन सेठी साहब एक बात बड़ी अहम है, वो कुछ मैसेजेस हमें ये भी आए हैं और ये आपको पता ही है कि एड हॉक जजेस लगाना तो शायद अब इतना आसान नहीं है। यार तुम सारा वक्त तुम ये लीगल सवाल के ऊपर फोकस करते रहते हो, जबकि एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है यहाँ। अब ये क्या मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस एक लीगल डिसीजन की वजह से एमिनेट हुई है। देखिए एड हॉक जजेस लगाना चाह रहे हैं, एड हॉक जजेस नहीं लग सकते। मतलब अल जिहाद केस जिसमें खुद ये जजमेंट आई थी कि एड हॉक जजेस नहीं लगाने चाहिए, उनको डेप्रिकेट किया गया था, मगर फिर भी रमदे साहब लगे थे। जी जी, तो एक प्रेसिडेंस तो बन गया ना अंडर दिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब बात यह है कि हाई मॉरल ग्राउंड अगर लेनी है सुप्रीम कोर्ट ने तो एड हॉक जजेस नहीं लगने चाहिए, मगर एड हॉक जजेस भी तो गवर्नमेंट लगाती है ना। जी जी जी, जाहिर बात है, प्रेसिडेंट के फाइनल। तो एक्टिंग जज हो, परमानेंट जज हो, एड हॉक जजेस हो, तो सारा खाता जो है या जुडिशल कमीशन के पास जाता है या प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि 8 जजेस रह गए और बाकी एड हॉक शैड हॉक नहीं लगने देने, बिकॉज कैसे गवर्नमेंट अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दे। मैं तो लॉजिकली सोच रहा हूं ना यार, तुम अपने गले में फंदा डालोगे भाई सिंह, अच्छा जी केड़े केड़े जज चाहिए जे मैं तुम दे रहा हूं ताकि तुम चाकू चला दो मेरे खिलाफ। ब्रेक यार। तो मतलब ये है कि 8 जजेस इज टू लिटिल। एक जज इधर उधर हो गए तो क्या होगा, इसलिए थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज दे सीम, एंड ऑल्सो दिस मैटर इज नॉट ओवर, ये बात अभी चलेगी। अच्छा नाज़रीन आपकी कॉल्स लेते हैं, हमारे साथ एक और मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला कितने गए हो? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी आ गया। जी जी आ गए। जी 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 आपको आवाज आ रही है? तारिक मलिक अर्ज कर रहा हूँ जी तारिक से। जी दुबई से। हुक्म सेठी साहब, मुल्क के बाकी 2 कोर्ट ने, एक शरीफ कोर्ट है तो दूसरी सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा जी, जरा ख्याल रखना।
अच्छा सेठी साहब मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा की तरह बोले और खूब बोले, वही लॉन्ग मार्च, वही पुराना एहतजाज, मगर कोई तारीख नहीं दी आज भी। शायद वो भी इक़्तिदार अपना पूरा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम गिलानी का इमरान खान की तारीफ करना और इमरान खान का ये कहना कि तफसीली फैसला अभी आने को है। क्या आपकी चिड़िया को कहीं से ये तासुर तो नहीं मिल रहा सेठी साहब कि आने वाला इलेक्शन में जो जरदारी साहब की शतरंज की चाल है, कहीं तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक दूसरे का हिस्सा तो नहीं होंगे? थैंक यू वेरी मच। देखिए ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान साहब तो दोनों को साफ करना चाहते हैं ना, मियाँ साहब को भी और जरदारी साहब को भी। मगर इसमें कोई शक नहीं है, आप अगर जरदारी साहब होते तो क्या आप इमरान खान साहब को हवा ना देते? क्योंकि इमरान खान साहब का ना कराची में वोट है, ना बलूचिस्तान में अब निकलेगा, मगर पंजाब में है और सिंध में तो नहीं है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को नुकसान इमरान खान साहब दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी को ज़्यादा नुकसान होगा इमरान खान साहब से। तो जरदारी साहब हों, वो तो खिलाएं इन दोनों को, आपस में लड़ाई करें, लड़ो मरो, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं जरदारी साहब होता और मेरी भी ज़हन उस किस्म का होता, अल्लाह रहम करे तो मैं तो लंबे पैसे ट्राई करता कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके पैसे लगाऊं ताकि मियाँ साहब के खिलाफ ये लोग खड़े हो जाएं। मगर जाहिर है कि ना मेरे पास पैसे है, ना मेरे पास वो जहन है, और अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ है इन चीज़ों से। आप नॉर्मल हैं? मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूँ। अच्छा नहीं, एक बात उन्होंने ये भी की, मियाँ साहब ने कोई डेट नहीं दी आज, फिर वो लंबी बात। यार मुनीब देखें, डेट वो नहीं दे सकते, और मेरी ये व्यू है कि देनी भी नहीं चाहिए, और मेरी ये भी व्यू है कि वो देना भी नहीं चाहते, उन्हें एहसास है प्रैक्टिकली, मगर प्रेशर बहुत है उनके ऊपर, आप जैसे लोगों का। अच्छा मेरे जैसे लोग, मतलब है कि आप जैसे लोगों से मुराद ये है जो कहते हैं पै जाओ, वो सॉफ्ट ऑपोजिशन, वो चौधरी निसार एक तरफ और शहबाज शरीफ दूसरी तरफ, बीच में बेचारे मियाँ साहब फंसे हुए, ठीक है ना। तो ये बड़े हार्ड लाइन है ना दोनों, तो मतलब वो मियाँ साहब बेचारे उनकी कर, तो इसलिए मियाँ साहब को लाइन हार्ड लेनी पड़ती है। मगर मैं ये बता दूं, बॉटम लाइन ये है कि रेजिग्नेशन वाला कदम और उसके बाद लॉन्ग मार्च वाला कदम, इतनी आसानी से ये कदम नहीं उठाया जाएगा, पहली बात, ना जल्दी उठाया जाएगा। दूसरी बात ये कि अभी आप आगे क्या देखेंगे, आगे आप दो बातें देखेंगे। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ चंद ही दिनों में शायद कोई फौरन दौरे पे चले जाए, तो अगर वो फौरन दौरे पे चले जाते हैं और वो आते ही नहीं है पार्लियामेंट, तो इशू ही नहीं है। फिर ये लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, बैठेंगे ना, बातें करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, बिजनेस एज यूजुअल होगी। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि आज से हम नहीं जा रहे, इन्होंने ये कहा कि अगर आप आएंगे वहां तो हम गाली गलौज करेंगे, या आप वक्फ सवालात का बॉयकॉट करेंगे, स्ट्रेंजर इन द हाउस, निकालो इसको। तो अगर स्ट्रेंजर आएगा ही नहीं 8-10 दिन के लिए, तो वो तो वैसे गुजर जाएंगे, ठीक। 8-10 दिन। और अगर कल को आता भी है स्ट्रेंजर वापस, लंदन से वापस आ जाता है स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर पार्लियामेंट हाउस में जाएगा, तो शोर शराबा करके ठा 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 करके, ये बिल्कुल हत्ती पैरी नहीं होगी, ये शोर शराबा करके बाहर आ जाएंगे प्रोटेस्ट करके। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आज भी और एक हफ्ते में एक दफा उसने स्ट्रेंजर ने आना होता है, वो स्ट्रेंजर उस दिन आया करेगा, उस दिन ठा 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 हुआ करेगी, स्ट्रेंजर भी आ करके चला जाया करेगा। तो ये ड्रामा चलेगा। इस स्ट्रेंजर ने 5वां बजट पास करना है, और इस शहबाज शरीफ ने भी 5वां बजट पास करना है। ये इन दोनों के लिए बहुत अहम है। उसने वहां पैसे लेने, इन्होंने यहाँ पैसे लेने, ये इन्होंने पैसे लगाने इलेक्शन के ऊपर, इसके बगैर दोनों का चारा नहीं है, ठीक। इनका दुश्मन इमरान खान है उनका दुश्मन ये दोनों है। अच्छा, इसलिए प्लीज ये जज्बाती अपनी जगह, और इन दोनों ने गेम जो है वो इमरान खान के हाथ में नहीं देनी। अच्छा, ये फिर सवाल ये है ना कि ये जो कुछ आप कह रहे हैं करेंगे, मियाँ साहब भी और गिलानी साहब भी, ये मुल्क का वसीतर मफाद या अपना वसीतर मफाद? मुल्क रुड़ रहा है, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। और जब मैं कहता हूं कोई नहीं, मैं कहता हूं सवाए एक इदारे के, बाकी कोई इदारा मुल्क का नहीं सोच रहा। अब प्लीज आप मत पूछिएगा कि वो कौन सा इदारा है जो मुल्क का सोच रहा है, जो साइलेंट है इस वक्त, और जो चाहता है कि ये खत्म हो टर्म सही तरीके से, और मईशत का ख्याल करे, एक साफ सुथरी इलेक्शन हो जाए, लड़ाई झगड़े बंद हों, हम इत्तेफाक से मुत्तहिद होके अमेरिका के साथ बात करें, और वो जो खतरा, जो सारा रीजनल खतरा है, उसको हम खत्म करें, उसको टैकल करें, एक स्ट्रेटजी बनाएं।
वो जो इदारा है वो चाहता था कि ये पार्लियामेंट, ये ऑपोजिशन, ये गवर्नमेंट बैठ बूट के कुछ ठीक ठाक खाता खोले और फिर हम जाके अमेरिका के साथ बात करें और इसको सेटल करें इस मामले को। वो सेटल मामला हो नहीं रहा है। इकोनॉमी बैंकरप्सी फेस कर रही है। अमेरिका बिहाइंड आवर बैक्स अफगानिस्तान में सेटलमेंट्स करने जा रहा है और फिर ड्रोन्स बंद नहीं हो रहे। तो मतलब नुकसान हमारा इतना हो रहा है और वो इदारा चुप है, मगर उस इदारे की दुख मुझ तक पहुंच रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ये सब रोना धोना लड़ाई झगड़े बंद हों, एक टेबल पे बैठ के हम सब इत्तेफाक से पहले अमेरिका को टैकल करें कि हमने क्या अमेरिका को कहना है, क्या मनवाना है, क्या मानना है, और सब इत्तेफाक करके जिम्मेदारी लें मुल्क के लिए। मगर अब मसला ये है कि गवर्नमेंट अकेली जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। वो कहती है सानू गालां पैणगियां कि तुसीं लेट गए, मियाँ साहब इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है, मौलाना भी इधर उधर हो गए, और वो जो इदारा है वो कहता है अब हम कैसे आपके साथ खड़े हों अकेले, इनको भी साथ लेके आए तो फिर हम अकेले आपके साथ खड़े होते हैं। अब डीसीसी की मीटिंग होती है, डीसीसी की मीटिंग होती है, उसके अंदर ये गया, ये 4 दिन हुए और वहां क्या हुआ, तो ये मीटिंग के ये था कि जी हमने फैसला करना है कि बताइए हमने क्या करना। फाइनेंस मिनिस्टर साहब आप बताएं, फलाना बुलाया, सारे चीफ्स बैठे हुए थे वहां, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स भी बैठे हुए थे, डीजी ISI भी बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए थे, कोई तय नहीं कुछ पाया। क्यों? इत्तेफाक ही नहीं हो रहा। ये सारे यूनिफॉर्म वाले कह रहे हैं आप फैसला करें, वो कहते हैं ऐसी फैसला कितने करिए, बाहर गाला पहनगी। इलेक्शन ईयर आ रहे हैं, हम क्या करें? उधर अमेरिका कहता है हमारा इलेक्शन ईयर आ रहा है, हमारे लिए तो करना है जो करना है। तो ये मुल्क का बहुत सख्त नुकसान हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही इदारा है जिसे इस चीज का एहसास है, बाकी मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, ना सियासी जमातें ना दूसरे इदारे, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को इस वक्त वो खतरा जो है मुल्क को, वो कोई नहीं देख रहा उसको, जिसे हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, कौमी मफाद। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं जी कोई? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बाजी। सर मैं सिटी साहब से पूछना चाह रहा था जी कि सर मैं आपका टाइम भी खत्म, मैं पूछना ये चाह रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत के खिलाफ बहुत दफा सख्त एक्शन का ऐलान किया है, मगर देखा ये गया है कि ये ऐलान करने के बाद तबीयत नासाज होने पर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। क्या आप भी ऐसे ही करेंगे या ये हुकूमत के साथ सीरियस अटैक करने के मूड में है? बड़ा खतरनाक सवाल पूछा आपने। मैं मियाँ साहब का पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कब जा रहे हैं और कब आ रहे हैं। गालबन मेरी चिड़िया ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब दौरा करने का सोच रहे हैं। अब क्या मियाँ साहब भी वो दौरा कर लेंगे मैं नहीं कह सकता, मगर अगर मियाँ साहब ने कर दिया दौरा तो फिर ये आप वाली बात जो है ना, इसमें बड़ा वजन पड़ जाएगा। सर साहब वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।